Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again, I have come along with some of the important concepts of physics of class 11. In last video lecture, I discussed about the basic definition of the forces and inertia. Apart from that, we discussed about the different types of inertia, that is inertia of rest and inertia of motion. And we had considered two examples to define inertia of rest and inertia of motion in the previous lecture. So in this lecture, we are going to start with different types of forces. इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड के लेक्चर 2 में फोर्सेस के बारे में पढ़ा है और वहां पर हम लोगों ने देखा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस टू गवर्न द यूनिवर्स, जिसमें पहले फोर्स का नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरे का नाम था वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड चौथे का नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ पर भी हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट है और कांटेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद अगर उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पर हम लोग फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट तो हम लोग यहां पर क्या लिखे, फोर्स, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दे, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक को हमने बोला नॉन कांटेक्ट और दूसरे को हमने बोला कांटेक्ट फोर्स। वेरी गुड। इसका मतलब है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, जब दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हम लोग कौन सा फोर्स बोल रहे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक अर्थ है और यहां पर एक सन। क्लियर। हमें मालूम है अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है, अर्थ सन को खींचता है और सन अर्थ को खींचता है। किसके हेल्प से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या अर्थ और सन के कांटेक्ट में होने की वजह से लगता है? नहीं, अर्थ और सन एक दूसरे के कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती, फिर भी उनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला। उसी तरीके से अगर मैंने बोला यहां पे एक चार्ज क्यू है और यहां पे एक चार्ज क्यू है, क्लियर है, अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, मान लीजिए मेरे इस हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है और इस हाथ में भी पॉजिटिव चार्ज है। इस दो पॉजिटिव चार्ज को मैंने होल्ड करके रखा है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, जैसे ही आप छोड़ोगे उन दो चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, उन दो चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और एक दूसरे को अपोज करना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगा। लेकिन यहां पर क्या दो चार्जेस कांटेक्ट में थे? नहीं थे। कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वहां पे जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी लग रहा है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोल सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और दो चार्ज कांटेक्ट में नहीं है इसलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है, चार्ज के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, मास के बीच में। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां पर अगर एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, मतलब यहां पर हमने दो मैग्नेट लिया। क्लियर, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मैंने बोला ये इन दोनों को अगर कांटेक्ट में सामने लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही हम लोग थोड़ा सामने लाएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब हम लोग सामने ला रहे थे तो क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में था? नहीं था। ना होने के बावजूद इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेट के बीच में, है ना। तो ये मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इनके बीच में फोर्स है।
लेकिन कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद इसमें फोर्स है, तो यहां पर जो फोर्स होगा उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जांपल हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से। कांटेक्ट फोर्स, क्लियर? पहला फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा है टेंशन, तीसरा है फ्रिक्शन, और चौथा है स्प्रिंग फोर्स। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 टाइप्स में, है ना, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा टेंशन, तीसरा फ्रिक्शन एंड चौथा स्प्रिंग फोर्स। इस एनएलएम में, चैप्टर में, हम लोग इन चारों फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लियर? तो ये कहाँ पढ़ने वाले हैं? ये ग्रेविटेशनल एक यूनिट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो उस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये 11th क्लास में ही है, क्लियर है? उस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। मतलब ये अभी हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, क्लियर? अच्छा, कांटेक्ट फोर्स को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, जिसमें हम लोगों ने बोला नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके का फोर्स है? तो कांटेक्ट फोर्स है, क्लियर है? तो हम लोग इसके बारे में यहां पर समझ लेते हैं, है ना? तो पहला क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, क्लियर? इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक डायग्राम बनाया। मान लिया जाए ये अर्थ है, क्लियर है? ये अर्थ है, यहां पर हमने ई लिख दिया, और इस अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, क्लियर है? और उस ब्लॉक को हमने ए बोला, और इस ब्लॉक का जो मास है वो m, क्लियर? हमें ये मालूम है कि अगर कोई ब्लॉक है, मान लिया जाए ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक अगर मैं यहां पर रखूं तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है? अगर मैं यहां पर एक पेन लिया यहां पे, और इस पेन को छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा? नीचे की ओर। अच्छा, ये नीचे की ओर क्यों जाएगा? जब तक इस पे अगर कोई फोर्स ना लगे तो ये कभी भी नीचे की ओर नहीं जाएगा। मतलब एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है? इसका ये मतलब है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, इस ब्लॉक पे, वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, क्लियर? तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर? ये हमने देखा। लेकिन इसी फिगर को फिर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, किसके लिए? नॉर्मल रिएक्शन के लिए। इस ब्लॉक पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग यहां देखते हैं, क्लियर? ये कौन सा ब्लॉक है? ये ए ब्लॉक है, क्लियर? अच्छा, मैं आपको बोलूं तो यहां पर ये दिख रहा है कि इस ब्लॉक का और इस अर्थ के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है, यहां पे, क्लियर है? यहां पे एक कांटेक्ट सरफेस है। मैंने नॉर्मल फोर्स को कौन सा फोर्स बोला? कांटेक्ट फोर्स। मतलब नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से होगा? कांटेक्ट होने की वजह से होगा। अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है तभी वो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, तभी वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक ए और ये अर्थ, दोनों का जो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्लियर है? और जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो हमेशा इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो कांटेक्ट सरफेस ये है,
तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस ब्लॉक पे लगेगा परपेंडिकुलर। ये ध्यान से देखिए, ये जो हमने ड्रॉ किया है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब है ये नॉर्मल फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे। लेकिन किसकी वजह से लग रहा है? अर्थ के सरफेस की वजह से लग रहा है। अर्थ के सरफेस की वजह से ब्लॉक ए पे लग रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू ई, ड्यू टू अर्थ। क्लियर? यहां पर हमने क्या देखा? ब्लॉक ए और अर्थ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है और इसका कांटेक्ट सरफेस ये है। जो नॉर्मल लगता है वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जस्ट रिमेंबर दैट। सो दिस इज द नॉर्मल फोर्स। तो हमने यहां पर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ किया किस? ब्लॉक ए पे। क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि सिर्फ ब्लॉक ए का इसके साथ कांटेक्ट है या फिर अर्थ का भी सरफेस का इसके साथ कांटेक्ट है? दोनों के सरफेस का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है। मतलब इसकी वजह से अगर इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। किस पे? अर्थ पे। लेकिन अर्थ पे किधर फोर्स लगेगा? अर्थ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? अर्थ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहां पर लिखे नॉर्मल ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक ए। क्लियर है? हमने यहां पर सिंपल सा चीज ये बोला है कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कांटेक्ट सरफेस की वजह से होगा और जो नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। अगर मान लिया जाए सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर ये लगेगा नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर ये लगेगा। अगर मैंने बोला सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ये, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ये। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, जस्ट रिमेंबर दैट। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। वेरी गुड। अगर मैं यहां पर बोलूं, ध्यान से देखिए, यहां पर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां पे नॉर्मल फोर्स है तो आप लोग बोलोगे हाँ। क्यों है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है, ये वाली। जब भी कांटेक्ट सरफेस आएगा इसका मतलब वहां पे नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? ए पे भी लगेगा और बी पे भी लगेगा, क्योंकि ए और बी दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। तो हम लोग क्या लेंगे? नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू व्हाट? बी। वेरी गुड। लेकिन बी पे भी तो लगेगा, है ना? तो बी पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इस तरीके से हम लोग नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करेंगे, है ना? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए? तो हम लोग यहां पर बोलेंगे नॉर्मल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स which exist when there are two objects and those two objects will be in contact with each other. Have you got my point? Normal force will be existing when two objects will be in contact with each other and normal force will be always perpendicular to the contact surface. Just remember that. तो यहां पर हम लोग इसको कैसे डिफाइन करें? नॉर्मल फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए? नॉर्मल फोर्स को बोला जाए इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which exists due to contact surfaces कांटेक्ट सरफेस के होने के बाद ही कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बोलूं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस।
just remember that, perpendicular to the contact surface and normal force are always in pair. ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, अर्थ की वजह से ब्लॉक पे लगेगा और ब्लॉक की वजह से अर्थ पे लगेगा, दोनों सरफेस की वजह से एक दूसरे पे लगेगा। क्लियर है? तो नॉर्मल फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर, दे आर ऑलवेज इन पेयर। क्लियर? और वो इस तरीके से लगेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर अर्थ लिया था और यहां पर एक ब्लॉक लिया था। क्लियर है? इस पे एक फोर्स लगा था ऊपर की ओर और यहाँ पे एक फोर्स लगा था नीचे की ओर, मतलब ये ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा था और अर्थ ब्लॉक पे लगा रहा था। ये दोनों फोर्स पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज देयर इन पेयर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये जो अर्थ है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग बोले नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू अर्थ, और यहाँ पर बोल रहे हैं नॉर्मल ऑन अर्थ ड्यू टू ए। क्लियर? मतलब अर्थ ए पे लगा रहा है, किधर? ऊपर की ओर, मतलब अर्थ कंप्रेस कर रहा ऊपर की ओर, और ए अर्थ पे लगा रहा है किधर? नीचे की ओर, मतलब ब्लॉक ए अर्थ को कंप्रेस कर रहा है। क्लियर है? मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ताकि दोनों का जो सरफेस है एक दूसरे को कंप्रेस करे, है ना? सो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल forces will be in such a way that two surfaces will compress each other. Will compress each other. Just remember that. सो सिंपल सा बात है, जहां भी कांटेक्ट सरफेस आएगा, कांटेक्ट सरफेस की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। एंड नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। जस्ट रिमेंबर दैट, नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एंड नॉर्मल फोर्सेस विल बी ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, अब तो हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स देख लिया। क्लियर? नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, उसका डायग्राम कैसा होगा, उसके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। टेंशन, और टेंशन जो जनरली एग्जिस्ट करता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्ट्रिंग में। आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर कोई धागा है, अगर धागा को खींचते हो तो धागा के जो बीच में कहीं भी फोर्स लगता है, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो? टेंशन। मतलब टेंशन इज द फोर्स विच एग्जिस्ट इन द थ्रेड, विच एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। जस्ट रिमेंबर दैट, टेंशन इज ए फोर्स विच एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं? टेंशन इज ए फोर्स विच exists in the string. क्लियर? कहां पे एग्जिस्ट करता है? स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। वेरी गुड। इसका हम लोग कैसे समझे कि मान लिया जाए यहां पे एक ब्लॉक है ना? ये ब्लॉक है ए। अब यहां पे देखना, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसके साथ कनेक्टेड है? स्ट्रिंग के साथ। ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। टेंशन कहां एग्जिस्ट करता है? स्ट्रिंग में। जब आप खींचते हो उसको तो वहां पे जो फोर्स लगता है, स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? टेंशन। तो हम लोग बोलते हैं टेंशन इज ए फोर्स विच एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। अब पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जो टेंशन का डायरेक्शन होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट होगा। लिसन टू मी, जो मैंने बोला ध्यान से सुनिए। टेंशन का डायरेक्शन
ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, स्ट्रिंग और ब्लॉक के बीच में ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, अवे का मतलब ये पॉइंट है, इसके अवे का मतलब ये, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन नीचे तो स्ट्रिंग नहीं है, तो ऊपर की ओर ही हो सकता है। अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट है इसलिए अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, यहां पर अगर मैंने पूछा, यहां पर स्ट्रिंग और इसके बीच में एक कांटेक्ट है, मतलब इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, कांटेक्ट पॉइंट। तो हमने क्या बोला, जो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है तो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, ये डायरेक्शन क्लियर है। अगर मैंने बोला यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट है और ये स्ट्रिंग है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट के अवे ये वाली, इस कांटेक्ट पॉइंट के अवे ये वाली, क्लियर है। तो हमने यहां पर बोला ये टेंशन का डायरेक्शन है और ये भी क्या है, टेंशन का डायरेक्शन है। वेरी गुड। अब ये पॉइंट है कि यहाँ पे जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा और जो इस पॉइंट पे टेंशन होगा, वो सेम होगा या बराबर, सेम होगा या अलग अलग होगा। तो अगर हम लोग बोले कि पूरे स्ट्रिंग पे क्या टेंशन सेम होगा, मतलब पूरे स्ट्रिंग पे जो फोर्स है, क्या वो सारे फोर्स बराबर होंगे? नहीं। कब नहीं बराबर होंगे? जब स्ट्रिंग का कुछ मास होगा तो पूरे स्ट्रिंग पे फोर्स बराबर नहीं होंगे, मतलब हर एक पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा। कब सेम नहीं होगा? जब स्ट्रिंग का कुछ मास होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं है, मतलब स्ट्रिंग का मास अगर जीरो है, तो स्ट्रिंग का मास अगर जीरो है तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। मैं पूछूं what is the value of the tension at this point, what is the value of the tension at this point, इन दोनों पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। कब? जब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट पे मैं पूछूं यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन बराबर है, तो कब बराबर होगा? जब स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस होगा। मासलेस मतलब मास जीरो होगा। क्लियर है? एक तो मासलेस होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर्टी होता है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल। अब पॉइंट ये है कि इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, कि अगर कोई आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप खींचते हो और वो खींचा चला जाता है, मतलब वो एक्सटेंसिबल है, जिसको आप आसानी से खींच सकते हो, लंबा कर सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लेकिन जिसको लंबा नहीं कर सकते हो, आप खींच रहे हो लेकिन वो लंबा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो जब कोई भी स्ट्रिंग मासलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो, तो उस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का जो टेंशन होगा वो सेम होगा, मतलब यहां का टेंशन और यहां का टेंशन सेम होगा। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। जस्ट रिमेंबर दैट। हमें पहले चूज करना है कि कांटेक्ट पॉइंट क्या है, और कांटेक्ट पॉइंट के अवे टेंशन का डायरेक्शन रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर टेंशन की प्रॉपर्टी लिखूं तो क्या लिखूंगा? यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेंशन की प्रॉपर्टी कि टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, the direction of the tension is always away from the contact point. Just remember that. आपसे पूछेगा टेंशन कौन सा फोर्स है? टेंशन इज ए फोर्स विच एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का जो टेंशन होगा वो सेम होगा। कब? जब उसका मास क्या होगा, जीरो, और जब वो क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल। अगर मास जीरो नहीं है, अगर इनएक्सटेंसिबल नहीं है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन क्या होगा, अलग अलग। अच्छा, ये टी क्या है? टेंशन। टेंशन एक फोर्स है। जस्ट रिमेंबर दैट। टेंशन इज नथिंग बट ए फोर्स, लेकिन दैट फोर्स विल एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग ओनली। क्लियर? अच्छा, मैं आपको ऐसे बोलूं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ये स्ट्रिंग है ना? ये स्ट्रिंग है तो इसका एक कांटेक्ट पॉइंट ये है। क्लियर है? कांटेक्ट पॉइंट मतलब स्ट्रिंग और ब्लॉक के, या स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कांटेक्ट है तो वहां पर कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, ये होगा, ये टेंशन का डायरेक्शन। क्लियर? अगर मैं बोलूं यहां पर भी तो कांटेक्ट है, ध्यान से देखेंगे,
तो यहाँ पे भी कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। क्लियर, वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर भी तो कांटेक्ट पॉइंट है, तो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। यहाँ पर भी एक कांटेक्ट है, तो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। अगर स्ट्रिंग मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा, तो यहाँ का जो टेंशन होगा, यहाँ का भी टेंशन सेम होगा, यहाँ का भी टेंशन सेम होगा, और यहाँ का भी टेंशन सेम होगा। अब यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो टेंशन होगा वो ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होगा। क्लियर है, स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन होगा। तो यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होगा उसी के अलोंग टेंशन का डायरेक्शन होगा। जस्ट रिमेंबर दैट, यहाँ स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग, यहाँ स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग, यहाँ स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग टेंशन का डायरेक्शन है। क्लियर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, normal force and the tension. Normal force exists in between the contact surfaces, tension exists in the string, and the direction of the tension is always away from the contact point. अच्छा, उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद है स्प्रिंग फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को पहले ये पूरा जो टॉपिक है नॉर्मल और टेंशन का वो कवर अप करना पड़ेगा, तब हम लोग जाके फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ता है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब पॉइंट ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, मान लिया जाए यहां पे आपके पास ये ब्लॉक है। क्लियर है, ये अर्थ है हमारा, ये ब्लॉक ए है, इसका मास m है, मास कितना है, m kg है। मैं आपसे पूछूं इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस हैं, अगर आप इस ब्लॉक का फोर्सेस के बारे में आप बता देते हो, मतलब आप फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताते हो। ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपसे पूछूं इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो पहला आप बोलोगे इस पे एक फोर्स लगेगा mg, इस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कहीं भी आप ब्लॉक रखोगे तो उस पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां पर तो एक कांटेक्ट सरफेस भी है, अगर कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। ये कांटेक्ट सरफेस है, तो कांटेक्ट सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर ये अर्थ है, ये ब्लॉक ए है, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर की ओर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ। एक तो नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स अर्थ पे भी लगेगा, है ना। तो एक नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, अर्थ पे। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ए। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ब्लॉक ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लॉक ए पे एक तो mg लग रहा है और दूसरा नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ लग रहा है। ये तीसरा फोर्स ये जो कहां लग रहा है, ये अर्थ पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे कौन कौन से हैं, तो अगर मैं आप बोलूं कि एक ब्लॉक हमने लिया अलग से, उसी ब्लॉक को अलग से बनाया और उस ब्लॉक पे जितने फोर्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, तो यहां पर कितने फोर्स, एक तो फोर्स नीचे की ओर, कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा, नॉर्मल फोर्स, जो किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ। क्लियर। तो ब्लॉक ए पे जितने फोर्सेस हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स pictorial representation of all the forces on any block
यहां पर देख लीजिए कितने फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, और दोनों फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे ब्लॉक पे। मतलब किसी भी ब्लॉक का सारे फोर्स का रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। जस्ट रिमेंबर, फ्री बॉडी मतलब हमने इस बॉडी को अलग से फ्री कर दिया, इसके सरफेस में नहीं रखा, लेकिन हमने यहां पर देखा इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस सारे फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट कर देते हो, तो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस इज नॉन एज फ्री बॉडी डायग्राम। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मैंने क्या बोला? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल इलस्ट्रेशन of all the forces over any block is known as free body diagram। जितने फोर्सेस है सभी फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे डिफाइन करें, ये पिक्चर, ये आप लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम कैन बी डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एग्जिस्टिंग ऑन एनी ब्लॉक। क्लियर है? यहां पर लिखें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, of all the forces over any block or body, block or body is known as free body diagram। और ये क्यों करते हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं? मतलब सारे फोर्स को हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इसका वजह है कि उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में या तो स्पीड आएगा, या तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगी, या तो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डिस्प्लेस होगी। मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको पता करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम टू एनालाइज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? व्हाई डू वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम? तो हम लोग लिख सकते हैं वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम, इसको FBD भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम टू एनालाइज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ब्लॉक का सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं आपसे बोलूं, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो क्या आप बना सकते हो? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ये बोला जा रहा है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक A, B and C given in the figure। क्लियर? ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, ये ब्लॉक C है। क्लियर? अब सभी ब्लॉक पे हमें क्या है? फोर्सेस शो करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक A पे ये हमारा अर्थ है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक A के लिए देखते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन, क्या लिखे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक A। अब ध्यान से देखिए, ए को हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अच्छा, ए पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा।
क्लियर है, जितने फोर्सेस है वो ड्रॉ करने हैं। तो ए पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, ये हमने लिख दिया एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखिए, यहां पर ए और अर्थ के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है। कांटेक्ट सरफेस है मतलब नॉर्मल फोर्स होगा, एंड नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स होगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन ए किसकी वजह से है, ये अर्थ की वजह से है। नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ। क्लियर है, एक फोर्स ये। अब मैं बोलूं यहां पर ए और बी के बीच में भी कांटेक्ट है, ध्यान से देखें तो ए और बी के बीच में भी कांटेक्ट है, मतलब बी की वजह से भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, और क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये सरफेस मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तो यही होगा ये नॉर्मल फोर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर। अभी हम लोगों ने सारा फोर्स दिखा दिया। एक तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। एक तो अर्थ के कांटेक्ट के कारण से एक नॉर्मल फोर्स होगा, तो इसलिए हमने क्या, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ। एक बी के कांटेक्ट के कारण से फोर्स नॉर्मल फोर्स है, तो हम लोगों ने बोला नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है, तो हमने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। क्लियर है, अब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का। तो ये बी ब्लॉक हम लोग देखेंगे यहां पे। क्लियर, तो सबसे पहले एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किसी भी ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बी और अर्थ के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है, मतलब अर्थ के कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस बी, मतलब ये वाले के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन बी, ये ब्लॉक बी है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। तो हम लोगों ने लिखा नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू अर्थ। क्लियर। लेकिन उसके अलावा बी पे एक कांटेक्ट सरफेस ये भी है, तो ये कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस पे भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, लेकिन बी पे लगेगा, वो किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो यहां पे। लेकिन किसकी वजह से, ए की वजह से लगेगा, क्योंकि ए का सरफेस कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है, ये लिख दिया। वेरी गुड। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, बी के साथ सी भी कांटेक्ट में है ना, तो सी भी एक नॉर्मल फोर्स बी पे लगाएगा। जब भी कांटेक्ट सरफेस आएगा मतलब एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, मतलब सी भी बी पे एक फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही होगा। तो हम लोग यहां पर एक फोर्स लगाएंगे, और कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू व्हाट, सी, लिख दिया हमने। क्लियर है, तो ये सारे फोर्सेस को हमने देख लिया। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। उसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी लिखें। क्लियर है, तो सी यहां पे है, तो सी, एक तो सी हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। अब मैंने बोला इसका बी के साथ कांटेक्ट है, मतलब एक नॉर्मल फोर्स बी की वजह से लगेगा। कहां पे लगेगा, सी पे, तो सी पे लगेगा ऊपर की ओर, किसकी वजह से, इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से, इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से। तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर। अब इस सी के साथ किसी और का कांटेक्ट नहीं है, ना तो ए का है ना अर्थ का है, तो सारे कांटेक्ट फोर्सेस आपको मिल गए यहां पे। क्लियर। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम आप किसे बोलते हो, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ओवर एनी ब्लॉक इज नॉन एज फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर फोर्सेस के बारे में मालूम चल गया तो हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूम चल जाएगा। सो टू एनालाइज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वी मस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, so with these I would like to conclude my lecture.
In the next class, we will discuss some of the numericals related to the free body diagram. Okay, all the best.